बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने एक न्यू यूनिट का आगाज़ करना है एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। लास्टली हम लोग चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन को मुकम्मल कर चुके हैं। कंप्लीट यूनिट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा, आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ पूरी कोशिश है कि कंप्लीट कोर्स आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के ज़रूरत में प्रोवाइड कर सकूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि हम लोग कनेक्टेड रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं जी चैप्टर नंबर 16 की क्लास का प्रॉपर्ली आगाज़। क्लास का आगाज़ करते हैं हम विद द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक और नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम ज़ाहिरी तौर पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम ज़ाहिरी तौर पर ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। मैं अपनी बात मिसाल से समझाता हूँ कि आपके पास एक बैलून है। इनिशियली जब वो बैलून आपने अभी उसमें एयर को फिल नहीं किया तो वो कम वॉल्यूम या कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप ज़रा उसमें एयर को फिल करके देखें, जैसे-जैसे आप उसमें एयर फिल करेंगे तो वो फूलता जाता है, मीन्स उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। अब ये जो हमारे पास सिस्टम है बैलून का, इनिशियली इसका वॉल्यूम कम था, हमने जब इसमें एयर को फिल किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ा, और वो जो वॉल्यूम का बनना है वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल था, हमें नज़र आ रहा था। तो ये जो वॉल्यूम है ये इस सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो बड़े लेवल की प्रॉपर्टी है जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं इसी सिस्टम की बात करूं और आपसे मैं कहूं कि ये जो बैलून है इसमें आपने एयर को फिल किया है, इसमें जो एयर है ऑब्वियसली इस इज़ गैस, और गैस के जो मालिक्यूल्स हैं यानी जो एयर मालिक्यूल्स हैं वो इस बैलून के अंदर जो है वो रैंडम मोशन में हैं, उनके पास वेलोसिटी है, उनके पास मोमेंटम है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। मुझे बताएं कि उनकी वेलोसिटी नज़र आ रही है आपको? आप कहेंगे नहीं सर, वेलोसिटी हमें नज़र नहीं आ रही। तो फिर क्या आप उनकी काइनेटिक एनर्जी या उनका मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मालिक्यूल खुद हमारे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम चले गए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि डायरेक्टली हमारे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं, उनको हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है जी? तो किसी सिस्टम, अब मैं इसकी डेफिनिशन पे आता हूँ, किसी भी सिस्टम को आप कंसीडर कर लें, उसकी चाहे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें या चाहे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात करें। दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए जब आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करें, न्यूमेरिकल डाटा का इस्तेमाल करें, फार्मूलाई का इस्तेमाल करें, तो ऐसे इस चीज़ को हम जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है या एक ऐसी चीज़, स्टडी का नाम है, जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ को जो है वो मैथमेटिकली जो है वो स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाई, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, या कुछ भी इक्वेशंस की सूरत में। ठीक है? और यहाँ पे सिस्टम से मुराद ऐसे सिस्टम जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए, जैसे मैंने आपको बैलून की एग्जांपल दी ना, उसमें जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that applies statistical method to understand the behavior of physical system composed of large number of particles. It offers a framework for understanding the behavior of complex system from microscopic level to macroscopic level. आई होप कि डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली यही काम करना है कि कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, इस तरह के जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम के लिए, उनके लिए हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि उनके लिए हमने फार्मूलाई को डेवलप करना है, और उन फार्मूलाई को फिर आगे हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल डाटा में इस्तेमाल करेंगे। यही चीज़ हमने इसमें जो है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लाइक वेलोसिटी के लिए आ गई, लाइक काइनेटिक एनर्जी के लिए आ गई, इन चीज़ों के लिए स्टडी करना है। तो आइए फिर वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस करनी है स्टैटिस्टिकली, वो है जी आपके पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। देखें स्टूडेंट्स, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो डेरिवेशन है वो तो मसला नहीं है, वो मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वो आप लोग समझ जाएंगे। किसी भी चीज़ को कहीं से भी आपसे जब प्रेशर के बारे में पूछा जाएगा तो ज़बानी कोई डेरिवेशंस नहीं पूछने जा रहा, वो आपसे इसका कंसेप्ट पूछेगा कि भाई किसी भी गैस मॉलिक्यूल या किसी भी जनरली गैस, हम कहते हैं कि ये यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, तो उस प्रेशर के, गैस के प्रेशर एग्जर्ट करने का मतलब क्या होता है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, आपका क्या आंसर होना चाहिए, ये चीज़ सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें। तो प्रेशर ऑफ गैस का कंसेप्ट पहले अंडरस्टैंड करें, वंस यू गेन द कंसेप्ट आप फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ आए। सो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका प्रेशर ऑफ गैस का कंसेप्ट। प्रेशर ऑफ गैस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कंसीडर करें कि ये एक क्यूबिकल गैस कंटेनर है, इसमें गैस इनक्लोज हुई हुई है,
और इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो स्टैटिक तो हो नहीं सकते, वो रैंडमली उसके अंदर मूव कर रहे हैं। मोशन के दौरान वो आपस में भी कोलाइड हो रहे हैं और विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी कोलाइड हो रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस कंटेनर में मौजूद है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मूव करने यानी उनके पास वेलोसिटी मौजूद है। मॉलिक्यूल्स के पास मास भी है, तो जहाँ पे भी मास और वेलोसिटी मिलते हैं वहाँ पे क्या चीज़ बन जाती है, वहाँ पे बन जाता है मोमेंटम। मीन्स यू सिंपली सेड कि देयर इज़ अ गैस कंटेनर जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ड्यू टू देयर वेलोसिटी एंड मास उनके पास मोमेंटम मौजूद है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? स्टेप बाय स्टेप समझे। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल चलते-चलते यहाँ पे जो ये कंटेनर है इसकी वॉल के साथ टकराते हैं। ठीक है जी? तो ये गैस मॉलिक्यूल मोमेंटम लेके चलता हुआ आगे गया। आगे जो ही गया दीवार के साथ यानी इस कंटेनर की वॉल के साथ टकराया, टकरा के वापस रिवर्स हो गया। तो इसके पास स्टार्ट में मोमेंटम था, ये जो ही दीवार के साथ टकरा है तो इसने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया उस दीवार को। मोमेंटम ट्रांसफ़र करने की वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है? वो मोमेंटम यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ, वो जो चेंज इन मोमेंटम है, जितने टाइम में वो चेंज हो रहा है, इससे अगर हम चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर लें तो आपके पास एक क्वांटिटी आती है, वो कहलाती है फोर्स। ठीक है? जैसे मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके तो मोमेंटम बनता है, इस तरह से मोमेंटम में चेंज को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास फोर्स बन जाती है। अब इन तमाम बातों को, यहाँ तक जो बातें मैंने कर ली हैं, इनको आपस में कनेक्ट करें। क्या बातें की हैं? एक कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, यानी अल्टीमेटली उसके पास मोमेंटम है। वो गैस मॉलिक्यूल मोमेंटम लेकर आगे की जानिब जो है वो मूव कर रहा है, जाके वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराता है। टकराने की वजह से अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र करता है उस वॉल को, वॉल उसके मोमेंटम को चेंज करती है। यूनिट टाइम में जितना मोमेंटम चेंज होता है उसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है और वो फोर्स उस वॉल के यूनिट एरिया में कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस चीज़ का नाम है प्रेशर। यानी कि अब बात को गौर से समझिएगा, मैं यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई है कि ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, देयर मोमेंटम चेंजेस। ड्यू टू देयर इलास्टिक कोलिजन, दे ट्रांसफर एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम टू द वॉल ऑफ कंटेनर। दिस रेट ऑफ ट्रांसफर मोमेंटम, यानी ये जो मोमेंटम चेंज हुआ या जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, ये यूनिट टाइम में कितना चेंज यानी कितना ट्रांसफर हुआ है, इज इक्वल टू द फोर्स, ये फोर्स के बराबर होता है। और ये फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू द प्रेशर, यानी प्रेशर किसके बराबर होता है, जो मोमेंटम यूनिट टाइम में चेंज हुआ और इसके जनरेट होने से जो फोर्स प्रोड्यूस हुई और वो फोर्स पर यूनिट एरिया में कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस चीज़ का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल। होप्स हो कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ये चीज़ और कि जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइड करें वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। ज़ाहिर है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा मौजूद होंगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, उतना ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम यानी फोर्स प्रोड्यूस होगी और उतना ही ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उनके कोलिजन के ऊपर और यूनिट टाइम में कितनी फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है कोलिजन की वजह से पैदा होने वाली, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर। ठीक है जी? नाउ आफ्टर दैट इसी प्रेशर, इसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि हम लोग एक मैथमेटिकल वे अपनाने वाले हैं इस प्रेशर ऑफ गैस के लिए फार्मूला डिराइव करने के लिए। सही है? समझ आ गई ये बात यहाँ तक? ओके। तो प्रेशर ऑफ गैस के लिए फार्मूला डेवलप करने के लिए आप लोगों ने कंसीडरेशंस क्या करनी है। कंसीडरेशंस पहले सिंपली वही हैं कि कंसीडर करें कि आपके पास एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है, इसमें आपने जो है वो कोई गैस इनक्लोज करके रखी हुई है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, आपस में भी कोलाइड हो रहे हैं, विद अ वॉल ऑफ कंटेनर भी जो है ये कोलाइड कर रहे हैं और विद अ वॉल ऑफ कंटेनर कोलाइड करने की वजह से इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है। वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आपके पास एक फोर्स जनरेट कर रही है और वो फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास जो है वो यहाँ पे प्रेशर बना रहा है। ठीक है? अगर हम सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ कंसीडर करके लेके चलेंगे तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए स्टडी करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास इन तमाम मॉलिक्यूल्स में से एक कोई सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ से चलता हुआ आगे, लाइक इस मॉलिक्यूल को आप कंसीडर कर लें, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि अभी किसकी तरफ जा रहा है, फेस 1 की तरफ जा रहा है। तो कंसीडर कर लें कि एक कोई सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि इस वक्त फेस 1 की तरफ ट्रेवल कर रहा है। इस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये कंसीडर कर लें कि देखें ये जनाब आपके पास आ गया इसका 2 डायमेंशनल व्यू। इसमें ये वो सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि इस वक्त ट्रैवल करता हुआ आगे की जानिब जा रहा है और इस वक्त ये आके इस फेस 1 के साथ टकराएगा। ठीक है? तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल किसी वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, तो एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया तो उसकी वेलोसिटी को हम v1 कंसीडर कर लेते हैं। अब वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है कंपोनेंट्स में।
वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx, y कंपोनेंट vy और z कंपोनेंट vz। हम यहाँ पे इस चीज़ को भी सैंपल करेंगे कि हम सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि वेलोसिटी का हम इस गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का हम सिर्फ x कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने क्या कंसीडरेशंस ली हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल फेस 1 की तरफ ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है v1 और उसकी वेलोसिटी का हम x कंपोनेंट ले रहे हैं, देयरफॉर हम यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ले लेंगे vx1। ठीक है जी। अब हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल है, उसका मास भी है, तो अगर हम उसके मास को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा p1, जिससे कि वो ट्रैवल करता हुआ इस फेस की तरफ जो है वो आगे की जानिब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, होगा ये कि ये यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आएगा, इस फेस 1 के साथ कोलाइड करेगा इलास्टिकली, और कोलाइड करने के बाद ये यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। अब अगर आप एक चीज़ पे गौर करें तो जब ये बाउंस बैक होगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन से इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पहले अगर ये यहाँ से इधर आ रहा है इस फेस की तरफ, तो टकराने के बाद वापस इस तरफ जाएगा। तो ज़रा वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली तो मोमेंटम p1 था और वो था इस डायरेक्शन में, लेकिन टकराने के बाद जब ये वापस बाउंस बैक होके उधर जाएगा तो उस वक्त मोमेंटम, चूँकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, मास मॉलिक्यूल भी हमने एक सिंगल वही वाला कंसीडर किया है, तो उसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मैग्नीट्यूड में इतना ही होगा, बट डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से इसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। इट इज़ -m bx इज इक्वल्स टू p2। तो अब हम देखते हैं कि इसका मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो चेंज कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा p, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम है p2, इनिशियल है p1, तो p2 माइनस p1, p2 वाला है -mvx1 माइनस p1 वाला है mvx1, तो माइनस और माइनस प्लस आपके पास मोमेंटम आ जाएगा 2mvx1। बकॉटिक, यहाँ तक बात समझ आ गई है? कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं ना लग रही यहाँ तक? हमने सिर्फ सिंपल क्या कंसीडर किया, मॉलिक्यूल कंसीडर किया जो कि वेलोसिटी v1 के साथ ट्रेवल कर रहा था, इसका हमने सिर्फ x कंपोनेंट लिया, इसकी वजह से हमने इनिशियल मोमेंटम जाते हुए लिया, बाउंस बैक के बाद इसका फाइनल मोमेंटम लिया और हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करके ये इक्वेशन बना ली है 2mvx1। गॉट इट? यहाँ तक समझ गए? और देखें बच्चों, ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है ये कौन सी चीज़ चेंज करवा रही है? आप फ़ौरन आंसर करेंगे कि ज़ाहिर है आगे बाल मौजूद है, उसी से टकराने की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है ना, तो आप फ़ौरन कहेंगे सर ये वो मोमेंटम है जो वॉल चेंज करवा रही है, यानी ये वो मोमेंटम है जो वॉल ट्रांसफ़र कर रही है गैस मॉलिक्यूल को। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर वॉल का गैस मॉलिक्यूल को मोमेंटम ट्रांसफ़र करना एक्शन हो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए ना इनिशियली और फाइनली, या थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल का गैस मॉलिक्यूल को मोमेंटम ट्रांसफ़र करना, उसका मोमेंटम चेंज करवाना अगर एक्शन है, तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए? वो मैग्नीट्यूड में बराबर बट डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए था। तो ये मोमेंटम वो है जो कि वॉल की वजह से चेंज हो रहा है, यानी ये वॉल गैस मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रही है। जबकि अगर मैं ये पूछूं कि गैस मॉलिक्यूल ने वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, तो आप कहेंगे कि सर न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड में तो वो 2mvx1 ही होगा, बट वो डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो येस, यू आर राइट। तो जो मोमेंटम वॉल इंपोर्ट करे, गैस मॉलिक्यूल वॉल को ट्रांसफ़र करेगा, वो 2mvx1 ही है, बट वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। बात समझ आ गई है? अब यहाँ पे वही एक ट्रिक वाली बात जो है वो अंडरस्टैंड करें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखें, हमें किसका फार्मूला चाहिए? हमें चाहिए प्रेशर का फार्मूला। प्रेशर के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? फोर्स और एरिया। ठीक है, यानी लेक्चर को मैं एक इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। प्रेशर के लिए हमें चाहिए फोर्स और एरिया। फोर्स कैसे आएगी? आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि फोर्स आती है डेल्टा पी को, यानी रेट चेंज, मोमेंटम में चेंज को टाइम से डिवाइड करके। बिल्कुल ठीक बात है, ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अभी यहाँ पे आपने क्या किया है कि इस चीज़ की वैल्यू निकाली है डेल्टा पी की। अब आप क्या करेंगे? डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है डेरिवेशन का। सेकेंड स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं? हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? ये डेल्टा पी की वैल्यू और अब जो हम डेल्टा पी की वैल्यू निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। क्लियर? ये 3 स्टेप यहाँ पे मुकम्मल होंगे। फिर हम क्या करेंगे? जैसे हम फोर्स को जनरलाइज करके उसके लिए कोई फार्मूला निकालेंगे, तो चौथे स्टेप में फिर हम ये करेंगे कि जो एरिया है, चूँकि देखें डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करके फोर्स तो आ जाएगी, फिर एट द एंड हम एरिया कैलकुलेट करके इस फार्मूले में डालेंगे तो हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन बच जाएगी। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, इसको याद रखना, ये डेरिवेशन में काम आते हैं। पहला स्टेप क्या है? चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना। हो गया पहला स्टेप, कोई मुश्किल बात? ओके। सेकंड स्टेप में हम
ये कंसीडर करते हैं। देखें, ये जो आपके पास क्यूबिकल कंटेनर है ना, इसकी जो साइडों की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ है जी आपके पास एल। ठीक है, अब एक गैस मालिक्यूल इसको मैंने सिंपली यहाँ पे बना दिया है जी, इस सामने वाले फेस को मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। ठीक है, एक गैस मालिक्यूल है जो कि बेसिकली ये मैंने गैस मालिक्यूल यहाँ पे तो सेंटर में बनाया है, लेकिन एक्चुअली ये है कि ये गैस मालिक्यूल अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से करता है। ये गैस मालिक्यूल अपनी जर्नी एग्जैक्टली इस पॉइंट से स्टार्ट करता है। यहाँ पे सेंटर में बनाने से मैं जस्ट ये इतना बताना चाह रहा था कि ये गैस मालिक्यूल मूविंग है, यानी मूव कर रहा है, ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है जी, तो ये गैस मालिक्यूल है, ये अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेगा, इनिशियल मोमेंटम लेकर चलता हुआ ये इधर जाएगा, इस फेस 1 के साथ टकरा के फिर वापस आएगा। तो मुझे बताएं टोटल जाते हुए इतना इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। आप कहेंगे कि सर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है एल, तो एक दफ़ा जब ये यहाँ से मूव करता हुआ आगे जा रहा है तो एक एल एक दफ़ा कंसीडर हुई यहाँ से जाते हुए, तो टकरा के वापस आते हुए भी यहाँ से यहाँ तक एल ही कंसीडर होगी। तो ये टोटल n प्लस एल 2l डिस्टेंस कवर करेगा एक कोलिजन के दौरान। तो यस, जो 2l डिस्टेंस कवर करेगा इसके दौरान उसको टाइम कितना लगे। अब आप लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अभी हमें चाहिए जी यहाँ पे टाइम, क्योंकि मोमेंटम डेल्टा पी तो हमारे पास आ चुका है, हमें चाहिए डेल्टा टी। टाइम को इधर, वेलोसिटी को इधर शिफ्ट कर लें तो इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 2 है। किस वेलोसिटी से गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, vx1 के साथ, तो दिस इज डेल्टा टी। दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया यहाँ तक। दिस इज, ये चलेगा लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिस इज यूर फर्स्ट स्टेप, दिस इज यूर सेकेंड स्टेप, यहाँ तक कंप्लीट हुआ जी। ओके, थर्ड स्टेप में अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में ये जो डेल्टा पी है इसको डिवाइड करना है इस डेल्टा टी के साथ। तो ये डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है, और ये सारी डिस्कशन हो रही है फिलहाल अलोंग द एक्स एक्सिस। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए -2m bx1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू 2l bx1। ठीक है, जब ये ग्रीन का सन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आगे वाली रकम जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। bx1 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। आपके पास जो 2 और 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से बन गया जी आपके पास m vx1 का स्केयर डिवाइडेड बाय l, और ये डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेल्टा बी को डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं तो दिस कम्स आउट द फोर्स, दिस इज f इंटू x1। तो ये जो हमारे पास -m vx1 का स्केयर ओवर l आ रहा है, दिस इज fx1। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे ये जो मोमेंटम वाली इक्वेशन इस्तेमाल हो रही है, ये कौन सी वाली इस्तेमाल हो रही है, वो मोमेंटम जो वॉल ने मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया था, या वो वाली इक्वेशन जो मॉलिक्यूल ने वॉल को ट्रांसफ़र किया था मोमेंटम। तो आप ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन देते ही कहेंगे कि सर यहाँ पे ये वो वाली चेंज ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल हुआ है जो वॉल ने मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया था। तो उसकी वजह से फिर ये जो फोर्स आ रही है ये कौन सी फोर्स आएगी, जो वॉल मॉलिक्यूल के ऊपर लगा रही होगी। हमें चूंकि प्रेशर में कौन सी फोर्स चाहिए होती है, जो मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर फोर्स लगाता है। तो देयरफॉर अगर वॉल का मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाना -nvx1 स्केयर ओवर एल है, तो मॉलिक्यूल का वॉल पे फोर्स लगाना कौन सा होगा। जाहिर सी बात है कि एक अगर एक्शन है तो रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो उतना ही होगा, यानी nvx1 स्केयर ओवर एल उतना ही होगा, बट वो डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो वही काम एग्जैक्टली यहाँ पे किया है कि हियर fx1 इज द फोर्स एक्जेक्टिंग a wall on the gas molecule, but the force exerted by one gas molecule on the wall is माइनस, यानी उसका नेगेटिव, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस होके nv1x स्केयर अपॉन एल, दिस इज द फोर्स। ये वो फोर्स है जो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ने इस कंटेनर की वॉल के ऊपर एग्जैक्ट की। बात समझ आ गई है, 3 स्टेप्स हम लोगों ने कर ली। अब अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं। ये अगर एक मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स है जो कि वॉल के ऊपर लग रही है, तो पहला मॉलिक्यूल इतनी फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल यानी दूसरे मॉलिक्यूल की एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगेगी, fx2, उसके लिए m vx2 का स्केयर ओवर एल हो जाएगा। फिर तीसरे मॉलिक्यूल की जो फोर्स आ जाएगी वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर, फेस 1 के ऊपर, वो कितनी आ जाएगी, mvx3 स्केयर ओवर एल। यूँ करते जाएं तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए जो फोर्स हो जाएगी fxn, वो कितनी आ जाएगी, m vxn, यानी n1 मॉलिक्यूल जो है वो वेलोसिटी v के साथ x डायरेक्शन में जा रहा है, उसका स्केयर डिवाइडेड बाय n। ये तमाम की तमाम वो फोर्सेस आ रही हैं जो अभी सिर्फ x डायरेक्शन में लग रही हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, बोलना नहीं है।
तो अगर इन एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, पहले मॉलिक्यूल की फोर्स प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स प्लस तीसरे की और प्लस nth मॉलिक्यूल की फोर्स। उसी तरह से हमने कर लिया कि जो टोटल फोर्स है एक्जेक्टेड बाय ऑल द गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस वो कितनी आ जाएगी? Fx इज इक्वल टू Fx1 Fx2 एंड सो ऑन। सो हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, Fx1 की, 2 की, 3 की और n वाले की। अगर आप देखें इन तमाम में क्या है कि m ओवर l ये कॉमन है, m ओवर l m ओवर l m ओवर l। हमने m ओवर l को कॉमन ले दिया, अंदर क्या बचा? bx1 का स्क्वायर, bx2 का स्क्वायर, फिर bx3 का स्क्वायर और bxn का स्क्वायर। समझ आ गई बात? ओके। लास्ट हमने क्या किया कि ये जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, इसको हमने n से मल्टीप्लाई भी कर लिया और n से डिवाइड भी कर लिया। आप देखें ना, इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है bx1 का स्क्वायर, bx2 का स्क्वायर प्लस bxn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये कैसे सिंप्लीफाई होगी, मैं आपको मिसाल से बात समझाता हूँ। आपने फिजिक्स का टेस्ट दिया, आपने 3 टेस्ट दिए, एक में 80 मार्क्स आए, एक में 81 मार्क्स आए, एक में 82 मार्क्स। आपसे मैं पूछूं आपने मीन या एवरेज कितने मार्क्स लिए हैं, आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि सर 80 प्लस 81 प्लस 82, इनको जमा करूंगा डिवाइडेड बाय 3, चूँकि 3 टेस्ट थे। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 चलते जाएँ, कहाँ तक हैं? n तक है, यही है। तो ये सब की सब उनकी क्या है? वेलोसिटीज़ हैं, डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n। ये पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, दूसरे की वेलोसिटी, तीसरे की करते करते nth की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे वो आपके पास मार्क्स का एवरेज या मीन आ रहा था, ये मेरे पास वेलोसिटी का एवरेज या मीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि सिर्फ मीन वेलोसिटी नहीं है, बल्कि वेलोसिटी का स्केयर भी मौजूद है, इसलिए ये आपके पास मीन स्केयर वेलोसिटी है। ये आ गई बी, ये आ गई स्केयर और ये आ गई वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, चूँकि वेलोसिटी का स्केयर है तो उस वजह से स्केयर का वर्ड आ रहा है। इसका हम मीन ले रहे हैं, किसका मीन ले रहे हैं? वेलोसिटी का मीन ले रहे हैं, तो इट इज़ मीन स्केयर वेलोसिटी। लेकिन चूँकि साथ इसमें एक्स की ये दोनों साथ लगी हुई है, तो मीन्स ये जो एक्स वाला है बी एक्स स्केयर, ये किसकी है? ये मीन स्केयर वेलोसिटी है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अब वाई डायरेक्शन में भी वी वाई स्केयर हो जाएगी, जेड डायरेक्शन में वो भी जेड स्केयर हो जाएगी। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अगला स्टेप, ये मार्कर है, इसके अगर मैं 3 हिस्से कर लूँ, 1 2 3, इन तीनों हिस्सों को वापस मिला लूँ, पूरा मार्कर बनेगा। इसी तरह से होता है आपका वेक्टर। वेक्टर को आप 3 हिस्सों में कट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाला हिस्सा, वाई एक्सिस वाला हिस्सा और जेड एक्सिस वाला हिस्सा। तीनों एक्सिस को अगर आप तीनों हिस्सों को मिला लें तो क्या बनेगा, यानी तीनों हिस्सों को वापस जमा करें, असेंबल करें तो क्या बनेगा? पूरा वेक्टर बच जाएगा। जिस तरह से हमने मॉलिक्यूल की कंसीडर की थी वेलोसिटी, तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट हमने लिया था। अगर हम एक्स कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट ये जमा कर लें तो पूरी उसकी वेलोसिटी बन जाएगी भी। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि हमने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v का स्केयर ले लिया, तो यानी मीन स्केयर वेलोसिटी ली। मीन स्केयर वेलोसिटी वाला वेक्टर कैसे बनेगा? चूँकि वेलोसिटी है, वेक्टर है, तो उसके कंपोनेंट्स को जमा कर लें इसी तरह से स्केयर लेके, तो वो आपके पास पूरे का पूरा वेक्टर आ जाएगा। यानी पूरी वेलोसिटी मॉलिक्यूल की देखने के लिए कंपोनेंट ना देखें, वेलोसिटी का पूरा वेक्टर देखें अगर, तो वो कैसे आएगा? इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट। ठीक है, इधर स्केयर है तो यहाँ पे भी हम कंपोनेंट्स का, अगर वेलोसिटी का स्केयर चाहिए वेक्टर का, तो फिर इसके कंपोनेंट का भी स्केयर ही करके ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गई है ये बात? ओके। अच्छा, अब होता एक्चुअली ये है कि एक मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहा होता है इस कंटेनर के अंदर, तो रैंडम मोशन की वजह से उसके पास जो वेलोसिटी होती है, उसको जब हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तो उस रेजोल्यूशन का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें देखने से ये पता चलता है कि उसका वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जितना है तकरीबन वाई कंपोनेंट भी उतना है और तकरीबन जेड कंपोनेंट भी उतना है। यानी ये वेलोसिटी को जब हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, वो कंपोनेंट्स तकरीबन एक जितने होते हैं मैग्नीट्यूड, जबकि जितना एक्स होता है उतना वाई और उतना जेड। अगर ये एनालॉजी हम माने तो फिर इस इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ा? जब बराबर हैं तो वी वाई की जगह भी वी एक्स लिखने, वी जेड की जगह भी वी एक्स लिखने, वो हमने लिख लिया तो ये ई टाइम्स हो गया। तो वेलोसिटी का स्केयर आपके पास क्या आ गया? मीन स्केयर वेलोसिटी का स्केयर 1 2 3, 3 टाइम्स वी एक्स का स्केयर। यहाँ से मैं अगर वी एक्स को अलग कर लूँ, वी एक्स का स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा? ये वाला जो 3 है ये आके इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो ये वी स्केयर डिवाइडेड बाई 3, यानी बी स्केयर वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है इसका स्केयर इज इक्वल टू सिंपल वेलोसिटी का मीन स्केयर डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? अब हमने करना क्या, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी किधर 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 गई, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें ये जो वी एक्स वाली टर्म लिखी हुई है, वी एक्स का स्केयर, सिंपल आए कुछ ना करें फालतू,
ये जो वी एक्स का स्केयर है, इसकी जो वैल्यू है वी स्केयर ओवर 3, इसकी जगह ये पुट कर लें। तो देखें एफ एक्स अपनी जगह पे, एम एन ओवर एल अपनी जगह पे, सिंपल मैंने वी एक्स की जगह क्या कर ली है, वी स्केयर बाय 3 को सब्सटीट्यूट कर लिया है। ठीक हो गया जी। इसको अब देखें ये वो टोटल फोर्स है जो कि सारे के सारे मालिक्यूल्स लगा रहे हैं किस तरफ, अलोंग द एक्स एक्सिस, चूँकि इस फोर्स के साथ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स। तो दिस इज़ द टोटल फोर्स जो कि सारे मालिक्यूल्स मिलकर एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब चूँकि ये फोर्स किस वजह से डिफाइन हो रही है जनाब, वेलोसिटी की वजह से, और इस वेलोसिटी को अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं तो अभी हमने क्या कहा, ये सारे कंपोनेंट तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो इट मीन्स अगर एक्स डायरेक्शन पे इतनी फोर्स लग रही है तो वो बाकी तमाम फोर्सेस पे भी इतनी ही, फेसेस पे भी इतनी ही फोर्स लगेगी। सो अगर इसी फोर्स को हम जनरलाइज कर लें सारे फेसेस के लिए, तो इससे फिर ये एक्स वाला जो सबस्क्रिप्ट है, यानी इसको जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन में इतनी है, तो हम फिर वेलोसिटी वाली लॉजिक से बात लेके ये कहते हैं कि फिर ये जनरली सारे फेसेस पे इतनी होगी, लिहाजा इसमें से ये एक्स वाली जो बात है इसको ओमिट कर लें। सिंपल हम कह देते हैं कि हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो आ रही है एम एन स्केयर अपॉन 3L, और ये 3L को इसके साथ लिख लिया, ये वेलोसिटी v का स्केयर आ गया, एवरेज यानी मीन स्केयर वेलोसिटी आ गई। क्लियर, इक्वेशन नंबर 4। 4 स्टेप्स यहाँ तक हमारे पास मुकम्मल हो गए हैं। पहले हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, फिर हमने सेकंड स्टेप में हमने टाइम निकाला। यहाँ तक हमारा था थर्ड स्टेप जिसमें हमने क्या किया कि फोर्स को डिवाइड कर लिया किसके साथ, सॉरी मोमेंटम को डिवाइड करके टाइम के साथ हमने फोर्स निकाल ली। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया जी, यहाँ तक जो हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुआ ये इस जगह तक। फोर्थ स्टेप में हमने ये किया कि हमने जनरलाइज करके तो फोर्स की वैल्यू को अलग कर लिया, यानी यहाँ तक हमारे पास एक मालिक्यूल की फोर्स आई थी। फोर्थ स्टेप में हमने उस एक मालिक्यूल की फोर्स से कंसीडर करके बाकी तमाम मालिक्यूल की फोर्स से निकाल के सम निकाला, और उसको जनरलाइज करके फोर्स का एक फाइनल हमने जो है वो इक्वेशन हमने प्रिपेयर कर ली। क्लियर, लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, और फाइनल स्टेप अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हम जानते हैं कि हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास आ चुकी है, तो बस अब एरिया बच गया है। तो हमने एक सिंगल फेस कंसीडर किया हुआ है, तो सिंगल फेस जो है वो रेक्टेंगुलर या समवट स्क्वायर टाइप का हो सकता है, जिसका जो एरिया अगर साइड की लेंथ एल है तो एल मल्टीप्लाई बाय एल यानी एल स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा। तो फोर्स तो अपनी जगह पे मौजूद है, डिवाइडेड बाय एरिया की जगह हमने एल स्क्वायर निकल लिया। सिंपल, करना कुछ नहीं है। अब हमने जो फोर्स है एफ यहाँ पे, इसकी जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, एम एन 3L वी स्केयर डिवाइडेड बाई ये एल स्केयर है। उसी तरह से डिवीजन वाली जो है वो लॉजिक लगाएं कि डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/L स्केयर आ जाएगा। तो उसके बाद ये एल और एल जो है आपके पास क्या बन जाएगा, एल क्यूब। तो एम एन वी स्केयर ओवर 3L स्केयर और एल एल क्यूब। अब चूंकि अगर एल स्केयर करके तो एरिया आ रहा है, ठीक है, एल मल्टीप्लाई बाय एल अगर आपको एरिया दे रहा है, तो अगर तीसरी लेंथ भी हम कर लें एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये आपके पास क्या दे देगा, ये आपके पास वॉल्यूम दे देगा। तो यस, ये एल क्यूब को आप वॉल्यूम लिख लें, तो एम एन रूट मीन्स मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3V, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो फिफ्थ स्टेप यहाँ पे आप लोगों का मुकम्मल होता है, जिसमें आपने प्रेशर ऑफ गैस के लिए फाइनल इक्वेशन डेवलप करनी। तो ये आपका जो टॉपिक है ये इस तरह से 5 स्टेप्स में जाके मुकम्मल होता है। तो जनरली याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है, हमने प्रेशर का जनरल कंसेप्ट सीखा है, उसके बाद हमने जो है वो इसकी डेरिवेशन की है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने कहा कि किसी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को मैथमेटिकल वे या स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करके स्टडी करना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। प्रेशर के लिए हमने कहा कि जब मॉलिक्यूल अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं कंटेनर को, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम से फोर्स जनरेट होती है, और वो फोर्स यूनिट एरिया में कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। इसके लिए हमने डेरिवेशन की, फर्स्ट स्टेप में चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया, सेकंड स्टेप में टाइम कैलकुलेट किया, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करके हमने फोर्स कैलकुलेट की सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एक्स डायरेक्शन में। फिर हमने इसी फोर्स से जनरलाइजेशन लेते हुए बाकी एक्स डायरेक्शन में तमाम मॉलिक्यूल की फोर्सेस फाइंड आउट की, उन सबको ऐड करके तो एक फोर्स कैलकुलेट की। उससे हमने जनरलाइज करते हुए ये किया कि हमने एक फेस पे या ऑल फेस पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करी। उस फोर्स को हमने फिफ्थ स्टेप में जो है वो एरिया से डिवाइड करते हुए हमने फाइनल इक्वेशन बनाई फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो होप सो ये डेरिवेशन, ये टॉपिक आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस टॉपिक के जो बाकी पार्ट्स हैं, जिसमें प्रेशर इन टर्म्स ऑफ आई थिंक डेंसिटी है, फिर काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर है, उसको फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।
आप लोगों से ये नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।